छात्रों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस समझा, लिविंग के बीच में कितनी डाइवर्सिटी है, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में समझा। यहाँ पर अब हम लोग क्लासिफिकेशन के डिफरेंट स्टेज हिस्टोरिकल अकाउंट से देखते हुए, यानी क्लासिफिकेशन कैसे शुरू हुआ और आज कितना विकसित रूप में क्लासिफिकेशन है, इसको देखते हुए हम लोग जानेंगे। तो अगर हम लिविंग वर्ल्ड के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे प्रारंभिक क्लासिफिकेशन अरस्तु अर्थात एरिस्टोले का कहा जाता है, जिसमें उन्होंने बहुत प्रारंभिक तरीके से जीव जगत को, लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाइड करने की कोशिश की। और यहाँ पर इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में दो भागों में संपूर्ण लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया। प्लांट्स को उन्होंने हैबिट के आधार पर ट्रीज़ में, श्रब्स में, हर्ब में अर्थात वृक्ष, झाड़ी और शाक में विभाजित किया। इसी तरह से एनिमल्स को दो भागों में डिवाइड किया, विदाउट आरबीसीएस अर्थात आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं से युक्त से विहीन विदाउट आरबीसीएस, और ऐसे एनिमल्स जिनमें आरबीसीएस या लाल रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। तो इस तरह से उस स्थिति में क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई और इस तरह साधारण सा क्लासिफिकेशन एरिस्टोले द्वारा दिया गया, वो प्रारंभिक क्लासिफिकेशन माना गया। इसके बाद जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती गई, वैज्ञानिकों के बीच में नई नई चर्चाएं होती आईं और इसके बाद दूसरा वर्गीकरण कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया, जिसे दो जगत वर्गीकरण या टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहा गया। इसमें उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को, संपूर्ण लिविंग वर्ल्ड को प्लांटी और एनिमेलिया, जैसा कि इन्होंने लैटिन वर्ड हैं ये, प्लांटी मतलब होता है प्लांट्स और एनिमेलिया मीन्स एनिमल्स, तो प्लांटी और एनिमेलिया में संपूर्ण लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया। और तो ये द्विजगत वर्गीकरण या टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया ये दूसरा वर्गीकरण है। यहाँ पर दूसरे वर्गीकरण के द्वारा भी वर्गीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई, क्योंकि जब आगे अध्ययन हुए तो प्लांटी में अपने आप इतनी विविधताएं देखी गईं कि बहुत सारे प्लांट्स जो यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं, बहुत सारे बहुकोशिकीय हैं, कुछ ऐसे शैवाल हैं जो एक कोशिकीय हैं, फ्रेश वाटर एल्गी हैं, कुछ ऐसे हैं जो समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ही एनिमल्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है देखने में, उनमें आकार में, प्रकार में। तो इस तरह से अकेले दो जगत वर्गीकरण टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस द्वारा जो दिया गया वो पर्याप्त नहीं समझा गया और निरंतर क्लासिफिकेशन की आवश्यकता बनी रही। इस तरह से कैरोलस लीनियस के द्वारा वर्गीकरण जो दिया गया, उसके बाद तीसरा वर्गीकरण आता है आर.एच. व्हिटेकर का वर्गीकरण, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से हम जानते हैं। 5 जगत वर्गीकरण जो आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 1969 में दिया गया। 1969 में जब ये क्लासिफिकेशन आया तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि 1969 बहुत आधुनिक समय की डेट है। बहुत बाद में ये क्लासिफिकेशन आया और उसके बाद से लेकर के अभी तक यही क्लासिफिकेशन सर्वमान्य है। पूरा जो जैविक जगत है या लिविंग वर्ल्ड है, उसको इस क्लासिफिकेशन के अनुसार 5 किंगडम में डिवाइड किया गया, 5 जगतों में डिवाइड किया गया। उन 5 जगतों के वर्गीकरण को यहाँ पर हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो किन किन आधारों पर, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, इस वर्गीकरण के आधार क्या क्या रहे हैं, जिन जिन
बिंदुओं पर क्लासिफिकेशन में दिक्कतें महसूस हुई, उन्हीं बिंदुओं को क्लासिफिकेशन का आधार बनाया गया। जैसे अगर हम ये देखें कि प्लांट और एनिमल्स में सेल के टाइप में बहुत विविधता पाई गई, उसके स्ट्रक्चर में बहुत विविधता पाई गई, तो सेल टाइप को एक आधार बनाया गया। सेल टाइप का मतलब यहाँ पर प्रारंभिक रूप से अगर इनके स्ट्रक्चर के आधार पर देखें तो सेल मुख्य रूप से दो टाइप की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। तो सेल टाइप को समझने के लिए यहाँ पर हमें जानना चाहिए कि सेल दो प्रकार की जो हैं उनको आधार बनाया गया। इसके बाद सेल वॉल प्लांट्स अथवा एनिमल्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें किस में सेल वॉल होती है और किस में सेल वॉल नहीं होती, ये भी क्लासिफिकेशन का आधार बनाया गया। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं आप कि कोई भी एनिमल या प्लांट है तो उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। इसका मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को समझने के लिए आप ये समझें कि वो कोई भी एनिमल या प्लांट यूनिसेलुलर है अर्थात एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है या मल्टीसेलुलर है, तो इसको भी आधार बनाया गया। आगे जो बहुत महत्वपूर्ण आधार क्लासिफिकेशन में है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अर्थात पोषण की विधि। पोषण की विधि में कोई जीव ऑटोट्रॉफिक है या स्वयं अपना पोषण करता है, उसे हम स्वपोषी जीव कहेंगे। एक दूसरा प्रकार है जो हेटेरोट्रॉपिक है, जिसे हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण में कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। तो इस प्रकार से इस पोषण की विधि को भी क्लासिफिकेशन का आधार बनाया गया। इसके अलावा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी क्लासिफिकेशन में देखा गया कि कोई सिंपल जीव जिसमें एसेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन होता है और किसी में एडवांस जीव में जिसमें सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी इस क्लासिफिकेशन का आधार बनाया गया। इस तरह से अगर इतना विस्तृत जिस वर्गीकरण के निर्माण में बेस लिया गया हो, निश्चित रूप से वो क्लासिफिकेशन हमारी वर्तमान समस्याओं को हल करने में सक्षम रहा होगा। और यही कारण है कि आज भी हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अपने वर्गीकरण के आधार के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत विस्तृत तरीके से फिटकर द्वारा 1969 में दिए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत ही विस्तृत तरीके से देखेंगे। आपकी NCERT बुक में एक टेबल दी हुई है, इस तरह से ये जो टेबल दी है इस पे हम आपका फोकस कराना चाहेंगे। यहाँ पर इस टेबल को अगर आप समझ पाए तो आपका सारा क्लासिफिकेशन इसमें सीमित है और इसको बड़े ध्यान से हम एक एक बिंदु कर के कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत जो कॉलम है, पहला कॉलम जिसमें लक्षण दिए हुए हैं, अर्थात इस वर्गीकरण में हम किन लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण हमने किया है। तो लक्षण का जो आधार है कि कोशिका का प्रकार यानी सेल टाइप, सेल वॉल किस टाइप की है, उपस्थित है कि उपस्थित नहीं है, केंद्रक की या न्यूक्लियस की संरचना कैसी है, न्यूक्लियस है कि एब्सेंट है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है और रिप्रोडक्शन की विधि कैसी है। इन लक्षणों के आधार पर संपूर्ण लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया गया। ये हमारी वार्षिक परीक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जहाँ भी कोर्स में रहता है इससे एक बड़ा प्रश्न पूछा ही जाता है हमेशा। इस पूरे टेबल से कम 20 प्रकार के ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अगर आप इस पे फोकस होकर के छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न अपने आप में आपके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर 5 जगत वर्गीकरण जैसा कि नाम है, तो संपूर्ण लिविंग वर्ल्ड को यहाँ पर 5 जगतों में बांटा गया है। पहला जो जगत है वो है मोनेरा,
ऊपर देख रहे हैं। पहला जगत है मोनेरा, उसके बगल में दूसरा जगत है, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी, और फिर नेक्स्ट पांचवा और सबसे एडवांस जो जगत है वो है एनिमेलिया। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, ये कोई भी जो क्लासिफिकेशन बनाया जाता है, कोई भी क्लासिफिकेशन दिया जाता है, तो वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। अर्थात वहाँ पर सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन के जो टैक्सा या पार्ट होते हैं वो बहुत सिंपल प्रकार के जीवों को व्यक्त करते हैं, और जो बाद के पार्ट होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रकार के जीवों को रखा जाता है। यहाँ पर पहला, जैसा कि हम देख रहे हैं, मोनेरा जगत है, किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा का अर्थ ही है मोनो, मोनो माने एक होता है। अर्थात यहाँ पर मोनेरा जगत की जो विशेषताएं हैं अगर हम उनको देखें तो मोनेरा जगत में कोशिका का जो प्रकार होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हम पिछली कक्षाओं में समझ चुके हैं। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिका बहुत सिंपल प्रकार की होती है, जिनमें न्यूक्लियस बहुत विकसित नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो कोशिका है उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। हमने बताया कि सरल से जटिल जीवों को क्रम से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे सरल जीव आज भी प्रोकैरियोटिक जीवों को हम कहते हैं। तो मोनेरा जगत की जो जीव हैं उनकी जो कोशिका का प्रकार है वो प्रोकैरियोटिक होता है। उसके बाद मोनेरा जगत की दूसरी जो विशेषता है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज रहित होती है। कोशिका भित्ति सामान्यतः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पर मोनेरा को हमने पादप जगत या प्लांटी से अलग रखा है। यहाँ पर इनमें कोशिका भित्ति तो पाई जाती है लेकिन सेलुलोज रहित होती है, अर्थात जो उसका केमिकल कंपाउंड है वो सेलुलोज नहीं होता है। इसमें पॉलीसेकेराइड और एमिनो अम्ल की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुशर्कराइड प्लस एमिनो अम्ल अर्थात पॉलीसेकेराइड और एमिनो अम्ल से बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि पादप में या अन्य भागों में, अन्य जगतों में दूसरे प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का प्रश्न होता है कि मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार की कोशिका भित्ति या कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तीसरी विशेषता है मोनेरा जगत की कि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई भी जो न्यूक्लियस होता है अगर वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है तो उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट है तो वह प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में, मोनेरा जगत में एब्सेंट होती है। जो कोशिका की संरचना है जिसे हम काय संरचना के रूप में देख रहे हैं, बॉडी की संरचना के रूप में देख रहे हैं, यहाँ पर मोनेरा जगत में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिकीय जीवों का ये समूह है। तो इस प्रकार से मोनेरा जगत में जो कोशिकाओं की संरचना है वो प्रोकैरियोटिक होगी और यूनिसेलुलर होंगे। यहाँ पर जो पोषण की विधि है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वह स्वपोषी, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी। स्वपोषी पोषण की दो विधियाँ होती हैं, कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण हम बहुत कॉमन है, अक्सर सुनते हैं, जो कि पौधों की पोषण की विधि है। लेकिन कीमोसिंथेसिस एक स्वपोषी विधि का एक ऐसा प्रकार है जो बहुत प्रिमिटिव बैक्टीरिया या जीवाणुओं में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें परपोषी पोषण अथवा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। तो पोषण की विधि जो है ये इतने प्रकार की देखने को मिलती है। इसमें जो प्रजनन की विधि है ये कॉन्जुगेशन, संयुग्मन दिया हुआ है यहाँ पर, तो कॉन्जुगेशन पाया जाता है। तो इस तरह से हम मोनेरा जगत की ये विशेषताएं देखते हैं। अब यहाँ पर अपने आप में एक अकेला प्रश्न बन जाता है कि मोनेरा जगत के
जीवों की विशेषताओं को समझाइए। तो उनमें यहाँ पर हम पहला प्रश्न हमारा तैयार हो गया कि इनकी जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, इनकी जो सेल वॉल है वो पॉलीसेकेराइड और एमिनो अम्ल की बनी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, बॉडी की जो संरचना है वो यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकी होती है, पोषण की जो विधि है वो स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी दोनों प्रकार की होती है, जिसमें सेप्रोफिटिक और परजीवी भी पाए जाते हैं, और प्रजनन की जो विधि है वो संयुग्मन या कॉन्जुगेशन के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से हम एक जगत के बारे में समझ पाए। इसी तरह से दूसरे जगत में हम जाते हैं तो लक्षण यही रहेंगे, लेकिन थोड़े से हमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जब तक हम कंपैरेटिव चार्ट को नहीं पढ़ते हैं, हम अलग अलग जगतों के अलग अलग लक्षणों को नहीं समझ पाएंगे। थोड़े थोड़े परिवर्तन हैं इनमें। जैसे ही हम मोनेरा से प्रोटिस्टा में जाते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका का प्रकार देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर के बेस पर कोशिकाओं के दो ही प्रकार हैं, पहला यूकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक। कुछ में जो कोशिका भित्ति है प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित भी होती है और कुछ में अनुपस्थित भी होती है। यहाँ पर दोनों स्थितियाँ हैं कोशिका भित्ति की। केंद्रक झिल्ली अर्थात जो प्रोटिस्टा जगत है उसमें चूँकि कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है, इसलिए केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि केंद्रक झिल्ली को उपस्थित बता रहे हैं। इसके बाद अगर बॉडी की संरचना को देखें तो यहाँ पर कोशिकीय अर्थात यूनिसेलुलर एक कोशिकीय संरचना इस जगत में भी होती है। प्रोटिस्टा जगत में भी जो बॉडी की संरचना है वो एक कोशिकीय होती है, अर्थात यहाँ पर भी कोई बड़े जीव नहीं पाए जाएंगे प्रोटिस्टा जगत में। यहाँ पर स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी दोनों तरह के जीव होंगे, जैसा कि हम लोगों ने मोनेरा जगत में भी देखा कि पोषण की दोनों विधियाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर भी पोषण की दोनों विधियाँ उपस्थित हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन का प्रकार है ये भी प्राथमिक प्रकार का है, युग्मक संलयन या संयुग्मन के द्वारा होता है रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से अगर हम दोनों के बीच में देखें तो एक नया प्रश्न बनता है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा के बीच में अंतर व्यक्त करें। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। मोनेरा में सेलुलोज रहित पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है, जबकि प्रोटिस्टा में सेल वॉल कहीं होती है कहीं नहीं भी होती है। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, प्रोटिस्टा में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। दोनों में जो बॉडी की संरचना है वो एक कोशिकीय होती है। पोषण की विधि दोनों में स्वपोषी और परपोषी दोनों में पाया जाता है, और इस प्रकार से प्रजनन की जो विधि है संयुग्मन की होती है मोनेरा में, और युग्मक संलयन अर्थात यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन होने लगता है। तो प्रोटिस्टा में गैमीट फॉर्मेशन के द्वारा संयुग्मन की प्रक्रिया होती है, कंजुगेशन की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से मोनेरा और प्रोटिस्टा में कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं, दोनों में अंतर कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा जगत आता है फंजाई, जिसे हम किंगडम फंजाई FUNGI फंजाई, कोई इसे फुंगी भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। फंजाई को हिंदी में हम लोग कहते हैं कवक। तो कवकों का एक जगत है जिसमें अपने आप में कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, चूँकि जब तक हम लोग एक जगत की सभी विशेषताओं को विस्तृत नहीं समझेंगे तो शॉर्ट में ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम की विशेषताओं को जानेंगे। अगर हम 5 जगत वर्गीकरण को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का अध्ययन बहुत ईजी होगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।